Hello friends, welcome back to our own channel Mining Mirror, and today we are going to discuss again the mineral processing and mineral dressing, and this is part 2.2. And in this video we are going to cover the secondary crushers of comminution system. पिछला वीडियो में हम लोग बात किए थे प्राइमरी क्रशर के बारे में, तो इस बार हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी क्रशर के बारे में. So before that, if you are new in my channel, please subscribe my channel, please like and share with your friends, and if you want to follow me more, please follow me on my family YouTube channel, that is Finest Souls. Please subscribe that. So let's start the video. तो सेकेंडरी क्रशर के बारे में जाने से पहले एक बार फिर से हम लोग याद कर लेते हैं कि द डिफरेंट यूनिट ऑपरेशंस ऑफ मिनरल प्रोसेसिंग. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. ये सबको याद ही होगा फिर भी और एक बार. तो जितना यूनिट ऑपरेशन से खास करके 4 है उसको देख लेते हैं. जैसे कम्युनिकेशन हो गया, साइजिंग और क्लासिफिकेशन हो गया, सेपरेशन एंड कंसंट्रेशन हो गया और डीवाटरिंग हो गया. फिर कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, क्रशिंग आ गया, ग्राइंडिंग आ गया, फिर साइजिंग और क्लासिफिकेशन में स्क्रीनिंग आ गया, क्लासिफिकेशन से आ गया, सेपरेशन और कंसंट्रेशन में ग्रेविटी सेपरेशन, डीएमएस जो डेंस मीडिया सेपरेशन होता है, फ्लोटेशन हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया और इलेक्ट्रिकल सेपरेशन हो गया. अगर डीवाटरिंग के बारे में बात करेंगे तो सेडिमेंटेशन एक टाइप का हो गया, फिल्ट्रेशन एक टाइप का हो गया और थर्मल ड्राइंग एक टाइप का हो गया. ये मिनरल प्रोसेसिंग का एक ओवरऑल आइडिया है सबको समझने के लिए. तो कम्युनिकेशन में हम लोग बात कर रहे थे क्रशिंग के बारे में, और इसी क्रशिंग में हम लोग कंप्लीट किए थे प्राइमरी क्रशर के बारे में. ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी क्रशर. ओके, तो चलते हैं. तो सेकेंडरी क्रशर क्या होता है, इसका नाम से पता लग रहा होगा कि ये सेकेंडरी स्टेज में आता है. मतलब पहले आ गया प्राइमरी क्रशर्स, उसके बाद आता है सेकेंडरी क्रशर्स. प्राइमरी क्रशर का जो आउटपुट होता है वो सेकेंडरी क्रशर का फीड होता है. तो सेकेंडरी क्रशर क्या होता है कि अगर हम लोग कंपेयर करें जॉ क्रशर से या जायरेटरी क्रशर से अगर हम लोग बात करें, उसमें ये थोड़ा सा लाइट रहता है, हेवी ड्यूटी तो ये भी करता है, और प्राइमरी क्रशर की तरह ही रग्ड होता है. ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम फीड साइज होता है वो नॉर्मली 150 mm से कम रहता है. हम लोग पिछली बार बात किए थे जॉ क्रशर के बारे में, जैसे उसका रिडक्शन रेशियो कैसा था, 1:6 या 1:7 या 1 अप टू 1:10 तक जाता है. तो उसका जो आउटपुट होता है वो 150 mm से जनरली हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी माइंस में आप जाइएगा तो इसलिए बोले इसका लेस देन 150 mm है. The secondary crushers also operate in dry feed and their purpose is to reduce the ore size to suitable for further processing like screening और grinding. तो प्राइमरी क्रशर के जो आउटपुट निकलता है वो थोड़ा सा बड़ा साइज का रहता है, 150 mm मतलब 15 सेंटीमीटर, तो काफ़ी बड़ा है. उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हम लोग सेकेंडरी क्रशर्स पे उसका साइज और कम करते हैं, ताकि स्क्रीनिंग जो हो गया, जो हैंडल करता है हम लोग का लंप साइज और फाइन्स को अलग अलग करता है, उसमें हम लोग उसको अच्छी तरह से यूज़ कर पाए प्रोडक्ट को. या फर्दर जो प्रोसेसिंग का यूनिट्स होता है, अगर हम लोग को ग्राइंडिंग का जरूरत पड़ता है तो उस टाइम में भी सेकेंडरी क्रशर के बाद ही हम लोग ग्राइंडिंग कर पाएंगे. तो एक टाइप का ये जो उसका थर्ड स्टेज जो प्रोसेसिंग है, जो ग्राइंडिंग होता है, उसके लिए ये फीड देता है. ठीक है, तो अब बात करते हैं जो सर्किट होता है. इसमें हम लोग बात किए थे एक ओपन सर्किट होता है, एक क्लोज सर्किट होता है. तो ये खास करके ओपन सर्किट में भी काम करता है और क्लोज सर्किट में भी काम करता है, दोनों तरह में. ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग क्या क्या रहता है सेकेंडरी क्रशर में. दोनों के बारे में बात करें, ये मेटल फर्स्ट माइंस के बारे में, ये कोल माइंस के बारे में. तो मेटल फर्स्ट माइंस में जो सेकेंडरी क्रशर हम लोग यूज़ करते हैं वो खास करके होता है कोन क्रशर. ठीक है, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कोन क्रशर बहुत हैवी ड्यूटी होता है और बहुत एफिशिएंट होता है. लेकिन कोल में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है. कोल क्या होता है कि मेटल माइंस के हिसाब से या मेटल के हिसाब से वो थोड़ा सा इतना हार्ड नहीं रहता है, उसका हार्डनेस थोड़ा सा कम रहता है, उसका बहुत सारा अदर प्रॉपर्टीज़ रहता है. तो उसी के हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं. अगर हम बोलेंगे कोल में जो एफिशिएंटली यूज होता है जो क्रशर, वो होता है, एक होता है रोल क्रशर, एक होता है इम्पैक्ट क्रशर जिसको हम लोग बोलते हैं हमर मिल्स, और जो वाइडली यूज होता है वो है रोटरी कोल ब्रेकर्स. तो कभी कभी क्या होता है, जैसे पिछला वीडियो में हम आपको दिखाए थे कि कभी कभी क्या होता है, ये जो रोटरी कोल ब्रेकर होता है या जो जो इम्पैक्ट क्रशर्स होता है, ये कभी कभी आज ए प्राइमरी क्रशर भी यूज होता है. तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि अगर कोल का हार्डनेस कम है जो कि इजीली टूट जाता है, तो वहाँ पे ये आज ए प्राइमरी क्रशर यूज होगा, वहाँ पे हम लोग को जॉ क्रशर की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जहाँ पे कोल का हार्डनेस ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा स्ट्रांग रहता है उसका डिपॉजिट, उस टाइम में हम लोग जॉ क्रशर का यूज़ करते हैं आज ए प्राइमरी क्रशर, और सेकेंडरी क्रशर में हम लोग रोटरी कोल ब्रेकर या इम्पैक्ट या हमर मिल्स को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अब चलते हैं एक एक करके थोड़ा बहुत इसको देख लेते हैं. फर्स्ट कोन क्रशर्स, तो एक वीडियो दिखाते हैं आपको.
ठीक है। तो जैसे आप वीडियो में देखें, वो सेकेंडरी क्रशर का ऑपरेशन के बारे में हो गया, थोड़ा बहुत उसका डिजाइन के बारे में भी हो गया। तो अब चलते हैं इसका जो मेन प्रिंसिपल है या जो उसका मेन चीज़ है वहाँ पे इसको देख लेते हैं, जिससे हम लोग इजीली समझ में आ जाए। तो पहला चीज़ है द कोन क्रशर इज ए मॉडिफाइड जायरेटरी क्रशर। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिए। दो पिक्चर यहाँ पे, ठीक है, एक ही यहाँ से जायरेटरी क्रशर का और एक ही यहाँ पे कोन क्रशर का। तो कौन सा जायरेटरी होगा एक बार सोचिए। हम लोग देखे थे पिछला जो प्राइमरी क्रशर के वीडियो में, इसका जो पोजीशन देखिए, यहाँ पे एक आउटर सेल है और एक हो गया जो क्रशिंग यूनिट, जिसको हम बोलते हैं हम लोग क्रशिंग हेड। ओके, तो यहाँ पे जो पहला पिक्चर है जो ए है, एक है कोन, अगर देखेंगे तो एक हो गया कोन यहाँ पे और एक हो गया उल्टा कोन, इन्वर्टेड कोन। ठीक है, तो ये हो गया आपका जायरेटरी क्रशर। ठीक है, एक हो गया ऐसे नॉर्मल इन्वर्टेड कोन और उसी के अंदर एक नॉर्मल कोन। ठीक है, ये हो गया जायरेटरी क्रशर। उसी सेम टाइप का ये भी दिख रहा है देखिए, लेकिन इसमें एक डिफरेंस क्या है कि ये जो ऊपर से आता है, ये जो हम लोग का आउटर सेल, ये कोन के पैरेलल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसी का बराबर टाइप का ये दिख रहा होगा। अगर आप सोचिएगा तो नीचे बीच वाला हो गया हम लोग का क्रशिंग हेड और उसका जो आउटर सेल है ना, ये भी इसी टाइप का ही रहता है। ये हो गया आपका आउटर सेल। तो ये हो गया आपका कोन क्रशर का, मतलब जिस तरह से ये कोन है उसी टाइप का उसका आउटर सेल है। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी क्रशर और ये हो गया इन्वर्टेड कोन वाला हो गया जायरेटरी क्रशर। ठीक है, तो ये क्या इसलिए बोला कि कोन क्रशर इज ए मॉडिफाइड जायरेटरी क्रशर। मतलब जायरेटरी क्रशर क्या है कि सबसे एफिशिएंट है आज का टाइम में। जो हार्ड और ब्रिटल रॉक्स होता है उसके लिए जायरेटरी क्रशर बहुत इफेक्टिव है और बहुत कैपेसिटी उसका बहुत हाई होता है, और उसी के प्रोसेस में या उसी के लाइन में ही ये कोन क्रशर बना है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस। तो इट हैज ए शॉर्टर स्पिंडल, नॉट स्पिंडल लाइक ए जायरेटरी क्रशर। जैसे जायरेटरी क्रशर के हम देखे थे कि ऊपर में एक स्पाइडर रहता है यहाँ पे वैसे करके, तो यहाँ पे एक स्पिंडल रहता है जो यहाँ पे बीच में आता है और यहाँ पे झूला रहता है ऊपर से, यहाँ पे वो हैंग होकर रहता है और नीचे उसका इसेंट्रिक रहता है। लेकिन कोन क्रशर ऐसा नहीं है, जैसे आप वीडियो में देखें वो कंटिन्यूसली वो ऊपर से आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे करके क्रॉस कर रहा था। ठीक है, इसीलिए वो नीचे में जो मोटर है या उसका जो इसेंट्रिक है उसमें से वो अटैच्ड है, लेकिन ऊपर में वो हैंग नहीं है या ऊपर से वो सस्पेंडेड नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेम है जैसे जायरेटरी मोशन होता है। जायरेटरी मोशन कैसे हम लोग बात किए थे कि ऐसे ऐसे मूव करता है, इलिप्टिकल। ठीक है, इलिप्टिकल मूव करेगा, सर्कुलर मूव नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग जायरेटरी मूवमेंट। तो सेम टाइप का इसका भी रहता है, इसेंट्रिक पाथ इसेंट्रिक रहता है, इसीलिए ये भी ऐसे ऐसे मूव करता है, ना कि सर्कुलर। उसके बाद कोन क्रशर मेंटेन्स ऑलमोस्ट इक्वल एंगल बिटवीन द क्रशिंग मेंबर्स फॉर व्हिच इट हैज ए हायर कैपेसिटी। जो एंगल क्या होता है, जैसे ऊपर वाला देखिएगा, एक सेकंड हम इसको क्लियर कर लेता हूँ। जैसे ये वाला देखिएगा एंगल, जैसे ये जायरेटरी क्रशर हो गया, ये वाला जायरेटरी क्रशर, इसका एंगल देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नैरो टाइप का हो रहा है, यहाँ पे नैरो है, यहाँ पे नैरो है, और जैसे ये क्रशिंग हेड मूव करता है उसी हिसाब से एंगल चेंज होता रहता है। लेकिन सेकेंडरी क्रशर में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये जो कोन है ये इन्वर्टेड कोन नहीं है, जो आउटर सेल है, इसलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट जो एंगल यहाँ पे रेडी होता है उसका क्रशिंग आइटम्स के बीच में, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट तो सेम रहता है। तो इसीलिए ये क्या ना, इसका कैपेसिटी जायरेटरी क्रशर की कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये तो उसका डिज़ाइन, जो उसका क्या क्या मेंबर्स है या क्या क्या उसका पार्ट्स है। जैसे यहाँ से जाता है उसका पावर, जो नीचे वाला एरिया से, ये हो गया आपका क्रशिंग हेड, उसके बाद उसका ये हो गया आउटर सेल, बाकी जो भी उसका चीज़ है। बाउल देखिए, बाउल जिसको बोलते हैं वो अंदर वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं हम लोग बाउल। ठीक है, चलते हैं आगे। थ्रो क्या होता है? थ्रो होता है मतलब ये हो गया आपका कोन क्रशर। ठीक है, थ्रो हो गया कि ये जो क्रशिंग हेड है ये कितना डिस्टेंस तक जाता है और आता है, मतलब कितना हेड तक वो थ्रो होता है ताकि वो क्रश कर पाए वहाँ पे मटेरियल को। ये कैन बी 5 टाइम्स दैट ऑफ प्राइमरी क्रशर। प्राइमरी क्रशर से 5 गुना ये ज़्यादा उसका थ्रो होता है कोन क्रशर का। ठीक है, द मेटेरियल पासिंग थ्रू द क्रशर इज सब्जेक्ट टू द सीरीज ऑफ हैमर लाइक ब्लोज रादर दैन बीइंग ग्रेजुअली कंप्रेस्ड। जो जायरेटरी क्रशर में और कोन क्रशर में और एक डिफरेंस क्या होता है कि ये जो जायरेटरी क्रशर है इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो बोल्डर्स गिरता है तो बोल्डर को तोड़ने में यहाँ पे जो फोर्स काम करता है वो काम करता है कंप्रेसिव फोर्स, मतलब उसको वो दोनों तरफ से ऐसे दबाता है,
तो वो कंप्रेसिव फोर्स हो गया। लेकिन जो कोन क्रशर होता है उसमें खास करके इसमें हैमर लाइक ब्लो, जैसे आप हैमर को मारते हैं जो इम्पैक्ट पड़ता है कोई भी पत्थर को तोड़ने के लिए, उसी टाइप का प्रेशर आपको कोन क्रशर में देखने को मिलेगा। ओके, साइज रेंज, इसका जो साइज है किसके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे हम लोग बताते हैं कि उसका साइज क्या है कोन क्रशर का। तो जैसे जाइटर क्रशर के बारे में हम लोग बात की थी, डिपेंड करता है लाइनिंग डायमीटर से। कोन का जो लाइनिंग डायमीटर है उसी के हिसाब से उसका हम लोग रेंज बताते हैं। इसका साइज रेंज होता है 559 mm से लेके 3.1 मीटर डायमीटर। ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी 3000 TPH टू 5000 TPH। अभी तक का सबसे हाईएस्ट है ये 5000 टन पर आवर। बट जनरली जो हम लोग नॉर्मल माइंस में यूज़ करते हैं वो आता है एटलीस्ट 1100 टू 1200 टन पर आवर। गैप, गैप मतलब क्या हो गया, जो आपका फीड साइज है। गैप हो गया आपका प्राइमरी क्रशर का जो डिस्चार्ज होता है वो उसका फीड साइज होता है, तो वो नॉर्मल रहता है 150 mm टू 200 mm। ओके, सेट, सेट मतलब हो गया कि सेकेंडरी क्रशर का आउटपुट कितना आपको प्रोडक्ट का साइज चाहिए, वो होता है सेट। तो यहाँ पे होता है -40 mm, बट कैन गो अप टू 19 mm। जितना आपको ज़रूरत है उतने हिसाब से आपको वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग का क्या होता है कि ये जो सेट है ये भी किस तरह से हम लोग चूज़ करते हैं। नॉर्मली इंडिया में जो ब्लास्ट फर्नेस यूज होता है, या इंडिया में जो भी हम लोग का जैसे स्मेल्टर्स हो गया जिंक और लेड के लिए, या आयरन ओर के लिए जो आयरन मेल्टिंग हो गया, ब्लास्ट फर्नेस हो गया, उसमें जो साइज़ ज़रूरत है वो साइज़ के हिसाब से ही हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सेकेंडरी क्रशर का हम लोग को मेनली जो ब्लास्ट फर्नेस होता है उसमें जो फीड साइज होता है वो रहता है, लंप का साइज रहता है -40 mm रहता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग नॉर्मली कोई भी इंडिया का कोई भी प्लांट में जाइएगा तो उसी टाइप का आपका यहाँ पे रेंज मिल जाएगा। तो सेट यहाँ पे रहता है -40 mm, 19 mm तक भी उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। रिडक्शन रेशियो जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, फीड साइज डिवाइड बाय प्रोडक्ट साइज। ठीक है, तो ये हो गया 3:7:1। मतलब हम लोग पिछली बार बात किए थे एक रेशियो के हिसाब से बताएंगे रिडक्शन रेशियो, तो यहाँ पे है 3:7। जैसे प्राइमरी क्रशर का था 1:6 या 1:7 या 1:10 तक जा सकता है, और यहाँ पे है 3:7। ओके, स्पीड हो गया 800 टू 1000 रोटेशन पर मिनट। अब इसका एडवांटेज क्या है, इस ये क्या ना, इसका जो एंगल बात किए थे हम लोग, जाइटर क्रशर का एंगल ऐसे रहता है, इसीलिए उसका डिस्चार्ज रेट जितना रहता है, ये कोन क्रशर का नॉर्मली ऐसे रहता है जो आउटर सेल है, इसलिए उसका डिस्चार्ज रेट ज़्यादा है जाइटर क्रशर के हिसाब से। और ये कभी मैक्सिमम टाइम में ये बहुत कम चांस है चोक करने का, लेकिन अगर आपका मेटल सही नहीं रहा तो वो ये भी ईजिली चोक कर जाता है। कंस्ट्रक्शन मैंगनीज स्टील से होता है, उसका लाइनर भी मैंगनीज स्टील से होता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज एट टर्शियरी क्रशर इन द प्रोसेसिंग सर्किट फॉर मोर कंट्रोल ऑफ साइज मटेरियल्स। अगर आपको सेकेंडरी क्रशर के बाद भी आपका साइज को और रिड्यूस करना है और कंट्रोल करना है तो वहाँ पे भी आप टर्शियरी क्रशर लगाते हैं। टर्शियरी मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। टर्शियरी मतलब हो गया आपका क्रशर का ही एक थर्ड स्टेज टाइप का है। तो सेकेंडरी के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग टर्शियरी क्रशर। उसमें भी कोन क्रशर को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका जो साइज रेंज है, जो हम लोग आउटपुट चाहिए, बहुत वास्ट है। मतलब 30 mm से लेके आप सोचिए कि 40 mm से -40 mm से लेके 19 mm तक एक क्रशर का उसका रेंज है, अच्छा खासा है। ठीक है, तो ये हो गया ऑलमोस्ट आपका एक ब्रीफ नॉलेज अबाउट द कोन क्रशर। अब चलते हैं हम लोग सेकंड, रोल क्रशर, जो मैक्सिमम यूज होता है हम लोग का कोल इंडस्ट्री में। तो चलते हैं कि वीडियो दिखाते हैं आपको। तो ये छोटा सा वीडियो था रोल क्रशर के बारे में। तो आप जैसे देखें कि यहाँ पे 2 रोल रहता है और उसी के बीच में हम लोग ऊपर से फीड डालते हैं, और यहाँ पे ये क्रश होता है यहाँ पे, और नीचे में आउटपुट हम लोग को निकलता है। नॉर्मल है, उसका प्रिंसिपल एकदम सिंपल है। तो उसमें एक चीज़ बता दें, जैसे पहला चीज़ हो गया कि 2 हॉरिजॉन्टल रोल रहता है यहाँ पे, और ये जो रोटेशन होता है एक रोल और दूसरा रोल के में बीच में ऑपोजिट होता है। अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है तो इसका जो दूसरा रोल है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ओके, और ये यूज़फुल होता है स्टिकी मटेरियल में खास करके। जैसे अगर उसमें ज़्यादा सॉइल टाइप का मटेरियल है या क्ले टाइप का मटेरियल है, या उसमें ये अच्छा खासा काम करता है, जो कि नॉर्मली जो कोन क्रशर्स होता है वो काम नहीं कर पाता है, वो जाम होने का चांसेस रहता है।
तो ये दीज आर वेरी यूजफुल इन हैंडलिंग फ्राइबल, स्टिकी, फ्रोजन और लेस अब्रेसिव फीड सच एज लाइमस्टोन, कोल, चॉक, जिप्सम, फॉस्फेट एंड सॉफ्ट आयरन ओर। मतलब ये एक टाइप का बता देता है कि जो सॉफ्ट चीज़ होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। उसके बाद अनलाइक जॉ एंड जाइट्रिक क्रशर वेयर रिडक्शन इज प्रोग्रेसिवली बाय रिपीटेड प्रेशर एज द मेटेरियल passes डाउन द डिस्चार्ज पॉइंट, द क्रशिंग प्रोसेस इन रोल्स इज वन सिंगल प्रेशर। हम लोग जैसे अगर कंपेयर करेंगे, ये एक कंपैरिजन बता रहा है कि रोल क्रशर और जाइट्रिक क्रशर या कोन क्रशर के बारे में अगर हम लोग बीच में कंपैरिजन करेंगे तो उसमें डिफरेंस क्या आता है कि जो प्राइमरी क्रशर होता है या जैसे जॉ क्रशर हो गया या उसका आपका जाइट्रिक क्रशर हो गया या आपका कोन क्रशर हो गया, उसमें क्या है कि एक प्रोग्रेसिव रिडक्शन होता है वहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स या इम्पैक्ट फोर्स के बारे में। धीरे 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 करके वो रिड्यूस होता है, धीरे धीरे यहाँ पे बड़ा था छोटा होगा फिर छोटा होगा, ऐसे धीरे धीरे करके वो नीचे प्रोडक्ट निकलता है। लेकिन रोल क्रशर क्या है ना, वन टाइम प्रेशर है, सिंगल प्रेशर है। तो ये रोटेशन हो रहा है, एक बार वहाँ पे पुश हुआ या वहाँ पे क्रश हुआ और नीचे गिर गया, बस उतना ही है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये होता है टू टाइप्स का रोल है। फर्स्ट है कि एक फिक्स रहेगा और दूसरा रोटेट करेगा, सेकंड है कि दोनों रोटेटिंग। तो नॉर्मली वो डिपेंड करता है आपका कैपेसिटी कितना चाहिए, आपका प्रोडक्शन कितना चाहिए। तो एक दो टाइप का होता है, एक हो गया कि ये पूरा फिक्स हो जाएगा, ये नहीं घूमेगा, ठीक है। तो और ये दूसरा वाला जो रोल है वो घूमता रहेगा। और एक टाइप है कि दोनों घूम गया, ये राइट साइड घूमेगा और ये लेफ्ट साइड घूमेगा। नॉर्मली जो मैक्सिमम यूज होता है वो होता है सेकेंड टाइप वाला, ठीक है, कि बोथ रोटेटिंग। तो इसमें एक सबसे मेन चीज़ है जो लास्ट पॉइंट है, एंगल ऑफ नीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रोल क्रशर में कि दो रोल के बीच में जो फीड गिरता है, यहाँ पे चांस कितना है कि ये दोनों रोल के बीच में वो पकड़ में आ जाए, मतलब ग्रैब हो जाए। मतलब जैसे रोल दोनों तरफ घूम रहा है और उसके ऊपर कुछ मेटल गिरा तो वो अंदर जैसे उसको खींच के लेके चल जाएगा, वो ट्रैप हो जाएगा। तो वो जो एंगल है, जिस एंगल में वो मेटल गिरे और वहाँ पे ट्रैप होके क्रश हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ नीप। तो जनरल क्या है, बहुत सारा स्टडी किया हुआ है, बहुत सारा रिसर्च हुआ है, उसमें बताया जाता है कि जो एंगल ऑफ नीप अगर 30 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो उसमें मेटल जो है वो स्लिप कर जाएगा, ठीक है, वो वहाँ पे क्रश नहीं होगा। तो बाकी कुछ कुछ यहाँ पे उसका देख लेते हैं कि फीड साइज कितना होना चाहिए, बाकी स्पीड कितना होना चाहिए, रिडक्शन रेशियो कितना है। अगर एंगल ऑफ नीप ज़्यादा है तो वहाँ पे हम लोग कोर्सर फीड दे सकते हैं, मतलब थोड़ा सा लंपी टाइप का मेटल वहाँ पे फीड कर सकते हैं। लेकिन अगर एंगल ऑफ नीप कम है तो वहाँ पे हम लोग फाइन्स टाइप का मेटल फीड करेंगे। स्पीड कितना हो गया यहाँ पे देखिए, वैरी बिटवीन अबाउट 1 मीटर पर सेकेंड फॉर स्मॉल रोल्स अप टू 15 मीटर पर सेकेंड फॉर द लार्जेस्ट साइज ऑफ 800 mm डायमीटर अपवर्ड्स, ठीक है। तो 1800 mm से मतलब 1.8 मीटर का जो डायमीटर वाला जो रोल है, उससे ज़्यादा भी जो बड़ा रोल है उसका स्पीड नॉर्मली 15 मीटर पर सेकेंड से भी ज़्यादा हो सकता है। रिडक्शन रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, रिडक्शन रेशियो होता है इसका 2:6:1, मतलब 1:2 या 1:6 इफेक्टिव है। जो स्मूथ सरफेस रोल्स, जो रोल आप देखे होंगे, एक होता है उसमें टूथ नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पे उसको बोलते हैं हम लोग फाइन क्रशिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग को फाइन्स हम लोग को चाहिए। और जो कोर्स क्रशिंग, अगर आपको लंप टाइप का मेटेरियल चाहिए तो वहाँ पे हम लोग कोरोगेटेड सरफेसेस, मतलब जो रोल है उसका जो एरिया है वो एरिया में कोरोगेटेड, मतलब वहाँ पे दांता भी हो सकता है, लाइनर्स हो सकता है, जिगजैग टाइप का चीज़ भी हो सकता है, बहुत सारे आप देखे भी होंगे। तो फीड मस्ट बी स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द होल विड्थ ऑफ द रोल टू गिव द इवन वेयर। एक रोल के बीच में जो हम लोग मेटेरियल वहाँ पे फीड करते हैं, तो वो कहना है कि यूनिफॉर्मली, मतलब कंटिन्यूसली, एक कंटिन्यूस स्पीड में, एक कंटिन्यूस एंगल में वहाँ पे गिरना चाहिए ताकि उसको सही तरह से यूज हो पाए। ऐसा नहीं कि उसका रोल का अगर विड्थ इतना है तो खाली ये बीच वाला एरिया में गिरे और मेटल क्रश हो, ऐसा नहीं। आपको इस तरह से अरेंजमेंट करना चाहिए कि पूरा का पूरा रोल का जो विड्थ है वो पूरा यूज हो पाए, ताकि हर तरफ में वो क्रशिंग हो पाए। अगर एक जगह पे गिरा तो वो सही तरह से क्रश नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए खास करके इसमें हम लोग यूज़ करते हैं जो कन्वेयर बेल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये गिरता है कंटिन्यूसली। तो चलते हैं और कुछ चीज़ यहाँ पे फीड प्रिंसिपल क्या होता है। एक हो गया जैसे हम लोग बात की थी चोक फीड हो गया। चोक प्रेस में क्या होता है कि रोल तो प्रेशर करता ही है, उसके बाद भी जो इंटर पार्टिकल जो कम्युनिकेशन होता है उसके बीच में जो ऐसे लड़ाई होता है या क्रश होता है, उसमें भी हम लोग को ज़्यादा फायदा मिलता है, ठीक है। इसका एक डिसएडवांटेज है, मतलब इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्या है, आपको अगर ज़्यादा रिडक्शन रेशियो चाहिए, अगर आपको ज़्यादा फीड के हिसाब से प्रोडक्ट का साइज ज़्यादा डिफरेंस चाहिए, तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा बड़ा रोल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है।
तो प्रेशर इसमें कितना बनता है, तो इसका जो प्रेशर वहाँ पे पड़ता है मेटेरियल के ऊपर क्रशिंग के टाइम में, वो वैरी करता है 10 to 30 मेगापास्कल। ठीक है। कैपेसिटी यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको अगर आपको ज़रूरत है तो याद रखिए। चीज़ें इसको हम दिखा दिए हैं, जैसे 188.5 NDWSD kg पर आवर। तो यहाँ पे n क्या होता है कि स्पीड ऑफ द रोल्स, d क्या होता है कि रोल का डायमीटर, w क्या होता है कि रोल का विड्थ, और s हो गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फीड मटेरियल, और d हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन द रोल्स। ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको मालूम रहता है और उसमें खाली आप डालिए और उसका कैपेसिटी आपको पता लग जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं थर्ड क्रशर, जो है आपका इम्पैक्ट क्रशर या हैमर मिल। तो इसका एक वीडियो दिखाते हैं आपको। ये अंदर वाला चीज़ आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे क्रश हो रहा है, और वहाँ पे जो एक एक पार्ट्स दिख रहा है ना हैमर टाइप का, इसीलिए इसको बोलते हैं हैमर मिल। इसमें दो प्रकार के, एक पहला वाला देखे और ये भी एक प्रकार का है, देख लीजिएगा, हम बाद में बताएंगे इसके बारे में। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इम्पैक्ट क्रशर क्या होता है, कि उसका नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये इम्पैक्ट देता है मेटेरियल के ऊपर, इम्पैक्ट फोर्स जो होता है वो देता है, इसीलिए उसको बोलते हैं इम्पैक्ट क्रशर। तो नॉर्मली यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन इज बाय इम्पैक्ट रादर देन कंप्रेशन। जो भी हम लोग जॉ क्रशर देखे थे, जोमेट्रिक क्रशर देखे थे, उसमें क्या था कि जो मटेरियल होता है वो फीड हुआ, उसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ पे कंप्रेस होते 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 धीरे धीरे बड़ा से छोटा, छोटा से छोटा होते हुए फिर जाके हम लोग का प्रोडक्ट निकलता है। लेकिन इम्पैक्ट क्रशर में क्या होता है कि शार्प ब्लोज होता है। शार्प ब्लोज मतलब आप जोर से किसी को अगर मारना हथौड़ा से, वो जो ब्लो होता है ना, वो जो पावर, जो फोर्स होता है, उसको बोलते हैं शार्प ब्लो। तो इम्पैक्ट क्रशर में क्या होता है कि मेटेरियल में एक शार्प ब्लो पड़ता है जिसमें ये मेटेरियल टूटता है। ठीक है। लेकिन नॉर्मल जो दूसरा जो क्रशर होता है उसमें इस टाइप का चीज़ नहीं होता है, उसमें धीरे धीरे प्रेशर पड़ते पड़ते वो धीरे धीरे टूट। तो इसमें क्या हुआ है, जो मूविंग पार्ट्स होता है जो वहाँ पे मूव करता है उसको बोलते हैं हम लोग बीटर्स, जो हैमर्स होता है। ठीक है। तो ये जो बीटर या जो हैमर होता है ये दो टाइप का होता है, दो तरह का वहाँ पे अटैच रहता है। एक होता है कि जो हैमर उसमें लगा रहता है पाइवट रहता है, मतलब यहाँ पे ये पाइवट रहता है, और ये एक टाइप का फ्री रहता है, इधर भी थोड़ा सा हिल सकता है, इधर भी थोड़ा सा हिल सकता है, ये मूव करता रहता है, थोड़ा सा सस्पेंडेड टाइप का रहता है। ठीक है। ये एक टाइप का हो गया, और एक हो गया फिक्स टाइप का, जिसमें क्या होता है कि जो रोल है आपका ड्रम होता है, उसमें जो हैमर्स होता है वो फिक्स टाइप का रहता है, वो हिलता नहीं है। ठीक है। तो ये यहाँ पे ये घूमेगा पूरा अच्छे से, बहुत स्पीड से घूमेगा और अपना जो मटेरियल के उसको तोड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो मटेरियल है एक तो हैमर से टूटता है, उसके बाद उसका जो बाहर का जो लाइनर्स होता है, लाइनर्स नहीं, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकर प्लेट। ठीक है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते थे साइड में जो रेड कलर का था, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकर प्लेट। उसमें भी जाके वो लगता है जोर से, मतलब एक तो हैमर से इसमें लगा, और हैमर के बाद में जो चिटक के जाता है वहाँ पे जो ब्रेकर प्लेट्स होता है उसमें भी अच्छा खासा लाइनर लगा रहता है, तो उसमें जाके टकराता है, तो वहाँ भी वो टूटता है। तो एक टाइप का क्या है कि दोनों तरफ से भी होता है, हैमर से भी टूटेगा और ब्रेकर प्लेट से भी टूटेगा। तो दो तरह का जो अभी हम लोग बात किए ना, एक चीज़ बताएंगे आपको, एक पिक्चर दिखाते हैं। ये वाला एक जो है ये एक टाइप का इम्पैक्ट क्रशर है। इसमें क्या होता है, देखिए ये वाला यहाँ पे ड्रम हो गया जिसमें बीटर्स यहाँ पे लगता है, उसके बाद जो हैमर है वो घुमा, और वहाँ पे नीचे में परफोरेटेड स्क्रीन रहता है, मतलब यहाँ पे जितना प्रोडक्ट का साइज आपको चाहिए उतना साइज का वहाँ पे छेदा करके वो स्क्रीन लगा रहता है। ठीक है। तो जैसे ये टूटा और उस स्क्रीन से पार करके जो आया वो आपका प्रोडक्ट हो गया, जो नहीं आ पाया वो फिर से उसी फोर्स में ऊपर जाके फिर टूटेगा हैमर से। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्रशर है इसमें हैमर पाइवट टाइप का रहता है, अटैच तो रहता है लेकिन फिक्स नहीं रहता है। तो इसमें मैक्सिमम जो क्रशिंग होता है ये होता है हैमर से। ठीक है। एक हो गया ये कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे ब्रिक मेकिंग, बिल्डिंग मेकिंग, रोड मेकिंग के लिए जो मेटल चाहिए वो मेटल को बनाने के लिए ये वाला क्रशर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, खास करके बिटुमिन कोल में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो साइज़ हम लोग को चाहिए उस साइज़ को कंट्रोल करना हम लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इतना फोर्स में या इतना स्पीड में हम लोग को घुमाना पड़ता है कि हम लोग का कंट्रोल जो रहना चाहिए मेटल के ऊपर वो इसमें थोड़ा सा कम रहता है बाकी क्रशर के हिसाब से। ठीक है। और इसमें मैक्सिमम हम लोग का जो फाइन्स है पार्टिकल्स, वो या फाइन्स प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। कंस्ट्रक्शन
सेम हैमर और जो ब्रेकर प्लेट्स होता है वो मेड ऑफ मैंगनीज स्टील। ये जो मैंगनीज स्टील है ये हर जगह पे एज ए लाइनर यहाँ पे यूज़ होता है, एज ए कंस्ट्रक्शन बॉडी भी यूज़ होता है। स्पीड हो गया आपका 500 टू 3000 आरपीएम। फीड साइज हो गया अप टू 200 mm। जैसे हम लोग कोन क्रशर के बारे में बात किए थे, वो 150 mm से लेके 200 mm तक ये अपना उसका फीड साइज था। इस टाइप का ये भी है। यूज़ कहाँ पे होता है? लाइमस्टोन क्वारी में यूज़ होता है, कोल में यूज़ होता है क्रश करने के लिए। अभी देखते हैं जो दूसरा हैमर के मिल के बारे में जो बोलना चाह रहे थे वो यही है जो फिक्स्ड हैमर इम्पैक्ट मिल। इसमें क्या होता है, पिछली बार जो हम बात की थी सस्पेंडेड रहता है हैमर्स, लेकिन इसमें क्या है ना, हैमर फिक्स रहेगा और साइड में ब्रेकर प्लेट्स रहेगा और वो मेटल फीड होगा एक एंगल से और उसको वो तोड़ेगा और ब्रेकर प्लेट में जाके उसमें भी टूटेगा। ठीक है, तो वो पिक्चर यही है। जैसे यहाँ पे ड्रम है और उसमें ये हैमर्स लगा हुआ है, यहाँ पे ये जो तीन है ये आपका ब्रेकर प्लेट्स हो गया। तो इसमें क्या होता है, जैसे पिछली बार हम लोग दिखाए थे जो पिक्चर में, वहाँ पे ज़्यादा फाइन्स मेटल निकल रहा था, लेकिन इसमें क्या है, जो कोर्सर साइज मेटल आपको चाहिए, अगर आपको लंपी साइज टाइप का मेटल साइज चाहिए तो वहाँ से आपको निकल सकता है। तो यहाँ पे कोई स्क्रीन नहीं रहता है, परफोरेटेड स्क्रीन। डायरेक्ट यहाँ से मेटल अंदर गया, यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, इसके भी टूटा, और इतने ये वाला साइकिल कंप्लीट करने के बाद सीधा नीचे आज ये प्रोडक्ट हम लोग को मिला। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ कुछ देख लेते हैं कि स्पीड रहता है 250 टू 500 आरपीएम रहता है। और इसमें हम लोग कंट्रोल थोड़ा सा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो परफोरेटेड स्क्रीन है वो नहीं रहता है नीचे वाले में, ताकि उसको ज़्यादा फाइन्स उसमें प्रोडक्ट हो जाए, क्योंकि बार बार इसमें क्रश होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। इम्पैक्ट क्रशर्स विल रिड्यूस 1.5 मीटर टॉप साइज रन अप माइंस टू और टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लार्ज इम्पैक्ट क्रशर जो होता है वो मैंने डायरेक्टली माइंस से जो मेटल आता है, अगर वो बड़ा साइज़ का बोल्डर भी है, जैसे 1.5 मीटर भी है, तो उसको भी वो यूज़ करके इम्पैक्ट क्रशर को उसको हम लोग रिड्यूस कर करके अप टू 200 mm या 20 सेंटीमीटर ला सकते हैं। अगर ये क्या ना, इम्पैक्ट क्रशर बहुत हाई स्पीड में घूमता है, इसलिए क्या होता है कि उसमें आपका फाइन्स प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है वो एरिया में पूरा। इसीलिए अगर आपका मटेरियल में जो सिलिका परसेंटेज है अगर वो 15% से ज़्यादा है, तो वहाँ पे कभी भी ये वाला क्रशर को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सिलिका बहुत डेंजरस होता है। जैसे सिलिकोसिस के लिए जो एक डिजीज़ है हम लोग का, नोटिफाइड डिजीज़ है, वो होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है, आ गया फिर आपका इंपॉर्टेंट टर्म रिडक्शन रेशियो। देखिए कितना है, 40:1, भयंकर है। मतलब ये कितना बड़ा बोल्डर को या कितना बड़ा साइज़ का मटेरियल को ये कितना कम साइज़ में ला सकता है इम्पैक्ट क्रशर। ठीक है, तो इसका सबसे हाईएस्ट है 40:1। अभी तक हम लोग मिले थे 1.6 जॉ क्रशर, 1.6 टू 1.6, 1.7, 1.8 अप टू 1.10 तक जा सकता है जाइट्रिक क्रशर। उसके बाद जो कोन क्रशर गया वो भी 1.1:6 गया, या मैक्सिमम 1:8 या 6, 7, 8 जा सकता है। उसके बाद रोल क्रशर भी ज़्यादा नहीं था, 1:3 या 1:5 कुछ था। उसके बाद आगे आपका जो इम्पैक्ट क्रशर देख सकते हैं वो कि 1:40, 40:1, अच्छा खासा है। अब चलते हैं नेक्स्ट फोर, द फाइनल जो क्रशर है सेकेंडरी क्रशर में, वो है रोटरी कोल ब्रेकर। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे बोल दिया है कि रोटरी कोल ब्रेकर। ये नहीं बोला कि क्रशर है, डायरेक्टली बोल रहा है कि जैसे हम लोग अभी देख रहे थे रोल क्रशर, इम्पैक्ट क्रशर, जॉ क्रशर, जाइट्रिक क्रशर, कोन क्रशर, लेकिन ये जो चीज़ है ये है रोटरी कोल ब्रेकर। मतलब पर्टिकुलरली स्टार्टिंग से ये अलग कर दिया आपको कि ये रोटरी कोल ब्रेकर है, ये कोल में ही यूज़ कर सकते हैं रोटरी कोल ब्रेकर को। ये रोटरी क्यों बोला जाता है कि यहाँ पे जो आप सिलेंडर टाइप का शेप देख रहे हैं वही एक्चुअली जो क्रशर है हम लोग का, तो ये रोटरी मतलब ये रोटेशन होता है, पूरा का पूरा रोटेट करता रहता है। ठीक है, और उसी के अंदर ही वो ब्रेक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रोटरी कोल ब्रेकर। ओके, तो चलते हैं एक वीडियो दिखाते हैं आपको। देखिए अंदर में कैसे टूट रहा है मटेरियल। तो जैसे आप वीडियो देखें, वो अंदर में मटेरियल कैसे घूम घूम के टूट रहा था। तो उसी के थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेते हैं उसका प्रिंसिपल, उसका फंडामेंटल्स।
कि ये लार्ज टनेज ऑफ कोल आर ट्रीटेड, इसमें डायरेक्टली रोटरी कोल ब्रेकर को कभी कभार प्राइमरी, आज प्राइमरी का असर भी यूज़ होता है कि डायरेक्टली जितना मैक्सिमम आपको टनेज चाहिए कोल उसमें आप डाल दीजिए, वो अच्छा खासा हैंडल कर लेगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि एक सिलेंड्रिकल ट्रॉमल स्क्रीन है। ट्रॉमल स्क्रीन आप नहीं पता होगा इसके बारे में, हो सकता है। ट्रॉमल स्क्रीन होता है जो स्क्रीन हम लोग को, जो इंडस्ट्रियल स्क्रीन होता है वो आपको और एक वीडियो में बताएंगे। स्क्रीन्स होता है बहुत सारा, अपना माइंस में अपना प्लांट में हम लोग यूज़ करते हैं। एक नॉर्मल स्क्रीन रहता है जो सब फ्लैट टाइप का रहता है, और एक रहता है ट्रॉमल स्क्रीन जो राउंड शेप का सिलेंडर टाइप का रहता है और हर जगह पे वो छेदा रहता है जितना आपको ज़रूरत है, तो या उसको बोलते हैं ट्रॉमल। तो उसका डायमीटर देख लीजिए, डायमीटर का वेरिएशन कितना है, उसका उसका रेंज है 1.8 टू 3.6 मीटर डायमीटर। लेंथ हो गया आपका 1.5 टू 2.5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर, मतलब आपका डायमीटर जितना है उससे 1.5 टू 2.5 टाइम डायमीटर होगा, मैंने उसका लेंथ होगा, मतलब लेंथ थोड़ा ज़्यादा है और डायमीटर के हिसाब से। स्पीड हो गया 12 टू 18 RPM, मतलब 1 मिनट में 12 से 18 बार वो रोटेशन करेगा, ठीक है। जो आपको मेटल चाहिए, जो कोल का साइज आपको चाहिए वही उसका साइज रहता है जो ट्रॉमल का, ठीक है। कैपेसिटी कितना है, अप टू 1500 TPH, अच्छा खासा कैपेसिटी है। उसके बाद इसमें जो मशीन यूटिलाइजेस डिफरेंशियल ब्रेकेज, ये मेनली यूज होता है जो कोल ज़्यादा फ्राइबल हो उसमें यूज होता है। कोल के साथ क्या क्या रहता है कि स्टोन भी रहता है, सेल्स भी रहता है और वुड भी उसमें रहता है, ठीक है। तो जैसे ही अंदर में आप कोल डालिएगा, जैसे वो धीरे धीरे घूमता है तो उसमें क्या होता है कि कोल और कोल आपस में टकराता है, उसमें स्टोन्स भी रह सकता है, तो स्टोन भी उसमें अंदर में आ जाए, क्रसिंग का मीडियम वो काम कर देगा। उसके बाद अंदर में जो आप ग्रीन कलर का देख सकते हैं वो वीडियो में, उसको बोलते हैं हम लोग लिफ्टर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वो बीच बीच में से हाइट टाइप का रहता है, देखिए अंदर में जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना अंदर में, उसको बोलते हैं हम लोग लिफ्टर्स। इसमें क्या होता है, जैसे ये रोटेशन होता रहता है तो वहाँ पे मेटेरियल ये लिफ्टर के जरिए से ही ऊपर में लिफ्ट होता रहता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग लिफ्टर्स, ओके। वो लिफ्टर में जो कोल क्या होता है, स्टोन और सेल के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी वो टूट जाता है, तो कोल जो हो गया टूट के वो ट्रॉमल से निकल जाता है, और जो सेल और जो स्टोन्स हो गया या जो वुड्स हो गया जो अंदर में उसके साथ एसोसिएटेड रहता है कभी कभार, तो वो क्या होता है कि उसका जो जहाँ से अभी हम लोग देख रहे थे कि बड़ा वाला होल था उससे वो निकलता है, ठीक है। तो एक टाइप का ये यहाँ पे सेपरेशन टाइप का होता है कि कोल अलग हो गया और जो अनवांटेड मटेरियल है वो भी अलग होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो साइज कंट्रोल है वो थोड़ा सा इजी होता है इम्पैक्ट मिल और हैमर मिल के हिसाब से। तो प्रोडक्ट से पॉजिटिव कंट्रोल ऑन द टॉप साइज प्रोडक्ट, जितना आपको साइज चाहिए उसको हम लोग वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगेन ये वाला चीज़ जो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ये हम पिछला वीडियो में बताए थे। रिडक्शन रेशियो उसको भी एक बार देख लीजिएगा, बताए थे उसमें। रिडक्शन रेशियो, डिग्री ऑफ लिबरेशन, मतलब कितना एफिशिएंटली आप गैंग और वांटेड मटेरियल को अलग करते हैं। परसेंटेज ऑफ रिकवरी, कितना परसेंटेज आप रिकवरी कर रहे हैं कंसनट्रेट से, मतलब या आपका जो फाइनल प्रोडक्ट से। रेशियो ऑफ कंसनट्रेशन, जो वेट ऑफ द फीड टू द वेट ऑफ द कंसनट्रेशन। ग्रेड और ऐसे जो ग्रेड है आपका। उसके बाद एनरिचमेंट रेशियो, मतलब कितना आप अपग्रेड किए हैं उसका रेशियो, मतलब फीड का ग्रेड और प्रोडक्ट का ग्रेड, उसको बोलते हैं हम लोग एनरिचमेंट रेशियो। तो उसके बाद जो रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन अंडर जो रिकवरी होता है वो इंडिपेंडेंट रहता है, लेकिन रिकवरी और जो ग्रेड है ये क्या ना डिपेंड माने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको ज़्यादा रिकवरी चाहिए तो आपका ग्रेड वहाँ पे मैनिपुलेट करना पड़ेगा या थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इसको आपको, और अगर आपको ग्रेड हाई चाहिए तो वहाँ पे रिकवरी आपका कम होगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हम पिछली बार में बताए थे, बस आपको याद दिलाने के लिए बता दिए। तो फ्रेंड्स ये हो गया टोटल जो सेकेंडरी कर्सर के बारे में। तो उसमें हम लोग क्या क्या देखें, कोन कर्सर देखे, रोल कर्सर देखे, इम्पैक्ट कर्सर देखे जो हो गया हैमर मिल से हो गया, और हम लोग देखे रोटरी कोल ब्रेकर्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियो सेकेंडरी कर्सर के बारे में था। तो अगला वीडियो हम लोग देखेंगे जो 2.3 रहेगा पार्ट, वो रहेगा ग्राइंडिंग के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे बॉल मिल, रॉड मिल और जो ऑटोजेनियस मिल। तो आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, एंड इफ़ आर न्यू इन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई फाइनेंस सोर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।